हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें कैप्टन री जॉन ह्यूक को दिखाते हैं। कैप्टन री माउंटेन सुसोक में इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। फिर कैप्टन री वहाँ के हेड ऑफिसर के पास जाते हैं। ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि उस रात यहाँ से 3 बड़े कमास ट्रक गुजरे थे। कैप्टन री उन्हें कहते हैं कि यहाँ से गुजरने के लिए सिर्फ यही रास्ता इस्तेमाल होता है ना, और क्या आपको उस दिन कुछ सस्पिशियस लगा था? ऑफिसर कहते हैं कि तीनों ट्रक्स की कैपेसिटी तकरीबन 10 टन थी और वो यूं ही खाली आ जा रहे थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कोई भला फजूल में ही अपना इतना डीजल जाया क्यों करेगा। जब पहली बार वो ट्रक गार्ड पोस्ट से गुजरे थे तो वो खाली थे। मुझे लगा शायद वो पानी लेने जा रहे होंगे, लेकिन जब वो वापस आए वो तब भी खाली थे। लेकिन उस ट्रक के आगे जो मेटल आर्मर्स लगे हुए थे वो बहुत ज्यादा नुकीले और अजीब थे। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा और ना ही वो देखने में किसी आम मेटल से बने हुए लगते थे। और अगर कोई गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाए तो उसके बचने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जरूर किसी खास काम के लिए लगाए हुए थे वो आर्मर, और मुझे लगता है कि आपको गैराज में जाकर चेक करना चाहिए। कैप्टन डी कहते हैं कि अगर कोई भी आपसे इस मामले के बारे में पूछे तो आप उनसे कह देना कि आपको कुछ नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरह का कोई मसला हो। तो ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर हमें चूचुल गैंग को दिखाते हैं जो गूसियान के घर में आता है। गूसियान जब उसके पास आता है तो चूचुल गैंग उसे कहता है कि इतनी दूर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और मैं हूँ चूचुल गैंग। अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन गूसियान उससे हाथ मिलाने के बजाय जाकर सोफे पे बैठ जाता है। गूसियान कहता है कि आपको पता है साउथ कोरिया में बहुत से लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी तरह से वहाँ से भाग निकला और यहाँ पहुँच गया। लेकिन नॉर्थ कोरिया की बरसात में बिना विंडशील्ड वाइपर की कार के कछुए की स्पीड के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने इतने पैसे खर्च किए, क्या इसलिए कि मेरा इस तरह से वेलकम किया जाए? क्या मैं आपको बेवकूफ दिखता हूँ? तो चूचुल गैंग उसे कहता है कि देखो कॉमरेड। तो गूसियान उसकी बात को काटता है और कहता है कि मैं कोई कॉमरेड नहीं हूँ, हमारे दरमियान कोई भी कॉमरेडशिप नहीं है, तो ये गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। चूचुल गैंग कहता है कि मैं मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे मेरी कस्टमर की सेफ्टी के लिए पैसे मिलते हैं और मैं जब चाहूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता हूँ। गूसियान कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो क्या आपको और पैसे नहीं चाहिए? चूचुल गैंग कहता है कि आप ही ने कहा है ना कि बहुत से लोग आपको साउथ कोरिया में मारना चाहते हैं, तो मैं फिर आपको उनके हवाले करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। समझ आई तुम्हें? तो गूसियान साथ ही बदल जाता है और कहता है कि आपने अभी कहा ना कि हम कॉमरेड्स हैं, तो आप अपने कॉमरेड्स के साथ अच्छा मजाक करते हैं। और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हम दोनों को आपस में बिजनेस करना चाहिए, तो क्या कहते हो आप? फिर हमें सीह्यून को दिखाते हैं जो अपने आदमी से बात कर रहा होता है, जो उसे बताता है कि गूसियान फिलीपींस में नहीं है। तो सीह्यून कहता है कि तुमने हर जगह तो देखा है ना? तो उसका आदमी बताता है कि वो यहाँ से जा चुका है। सीह्यून कहता है कि वो यहाँ से कब गया? तो अब तुम हांगकांग या मकाओ जाओ, मुझे तो लगता है कि वो मकाओ होगा। कॉल बंद होने के बाद सांगे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो मकाओ में होगा, और तुम उसे इतना क्यों ढूंढ रहे हो? उसे खुद सामने आने दो। सीह्यून कहता है कि तुम कहना क्या चाह रही हो? पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? सीधा सीधा कहो ना। सांगे कहती है कि उसका सबसे करीबी मैनेजर ओ है जो कि चाइना में एक खबरी है। सीह्यून कहता है कि चाइना मेरा इलाका है और अगर उसे मरना होगा तो फिर ही वो चाइना जाएगा। सांगे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है उसने ये सब नहीं सोचा होगा? उसने ये जरूर सोचा होगा और फिर इसी वजह से वो वहीं पर जाएगा क्योंकि वहाँ वो ज्यादा सेफ रहेगा। तुम खुद ही सोचो। तो सीह्यून अपने आदमी को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम मकाओ मत जाओ बल्कि शनियांग जाओ और उसे खुद ही सामने आने दो। वो गधा वहीं जाएगा जहां मैं सोचूंगा कि वो नहीं जा सकता। सांगे कहती है कि उसे कहना कि वो भी शांत रहे और आराम से काम करे, अभी शेयर होल्डर मीटिंग होने वाली है। सीह्यून कहता है कि मैं जानता हूँ कि शेयर होल्डर मीटिंग होने वाली है, लेकिन मैं छोटा बेटा हूँ और ऐसी सिचुएशन मेरे लिए कभी भी अच्छी साबित नहीं होती। सांगे कहती है कि तुम्हारे पास जो कार्ड्स हैं तुम उन्हें ध्यान से ले लो, जो तुम्हारे पास कार्ड है वो तुम्हारे भाई के पास नहीं है। सीह्यून कहता है कि अच्छा ऐसा क्या है मेरे पास? तो सांगे कहती है कि मैं हूँ तुम्हारे पास, ये बात तुम कभी मत भूलना। फिर सीह्यून और सीजून चेयरमैन यून को कहते हैं कि शेयर होल्डर मीटिंग होने वाली है तो आपको शांत रहना चाहिए। सीह्यून कहता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि हमने सेरी को चेयरमैन बनाने का सोचा था, तो सीजून कहता है कि हाँ तो फिर क्या हो गया, शेयर होल्डर प्राइस तो वैसे भी गिरने वाली है। इन बातों में बहुत ज्यादा फर्क है कि क्वींस ग्रुप की बेटी गायब हो गई है या फिर क्वींस ग्रुप की चेयरमैन गायब हो गई है। क्वींस ग्रुप की बेटी की गायब होने की खबर ये न्यूज़पेपर में 5वें पेज पर आएगी, जबकि क्वींस ग्रुप की चेयरमैन की
गायब होने की खबर ये न्यूज़पेपर में पहले पेज पर आएगी। हम 5वें पेज में आने वाली न्यूज को रोक सकते हैं, लेकिन पहले पेज पे आने वाली न्यूज को कभी भी नहीं। तो हेजी कहती है कि बिल्कुल सही कहा, प्रेसिडेंट भी इस चीज को नहीं रोक पाएगा। सीजुन कहता है कि सेरी के साथ जो हुआ है ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। हेजी कहती है कि ये सही कह रहे हैं डैड, आजकल तो ये रात को सही से सो भी नहीं पाते, ये तो आजकल सही से खाना भी नहीं खा रहे। अब मैं क्या बताऊं, कल मैंने इनका फेवरेट खाना बनाया था लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं खाया। तो सांगे और सी ह्यून हंसने लगते हैं। तो सीजुन कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही दुखी नहीं हूँ, बाकी सब भी दुखी हैं, तुम्हें सबको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो डैड हमें इन सब से बाहर निकलने के लिए स्टैंडर्ड टैक्टिक्स अपनानी होगी। फिर सी ह्यून उसकी बात को काटता है और कहता है कि मैं एग्री करता हूँ, हमें स्टैंडर्ड टैक्टिक्स अपनानी होगी। जब से हमारी कंपनी बनी है हमें ऐसी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आए। तो आपको क्या लगता है, हमें ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी चाहिए या फिर एक भरोसेमंद पार्टनर लेके आना चाहिए? और आपको तो याद ही होगा जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे स्टॉक प्राइसेस लगातार 4 दिन तक बढ़ते रहे थे। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि क्वींस ग्रुप का बेटा सैनबुक ग्रुप का दामाद बना था। और अगर आप मुझे चुनते हैं तो मुझे यकीन है क्वींस ग्रुप की इस मुश्किल वक्त में निकलने के लिए सैनबुक ग्रुप जरूर मदद करेगा। और फिर सेरी के गुम होने के बारे में भी सभी लोग भूल जाएंगे। फिर हेजू गुस्से से सी जून को मुक्का मारती है। तो सी जून कहता है कि सी ह्यून, तुमने जो 100 बिलियन वॉन गवाए हैं तुम उसका क्या करोगे, और क्या तुम्हें लगता है कि शेयर होल्डर्स तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे? तो सांगी कहती है कि इस चीज से मुझे एक आइडिया आया है डैड, मेरे ख्याल से हमें सेरीज चॉइस को बेच देना चाहिए, उसे बेचने में ही हमारी भलाई है, ऐसे पैसों की कमी भी पूरी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है, क्योंकि कंपनी की ओनर तो अब वैसे भी नहीं है। फिर मिस्टर होंग और असिस्टेंट सुबुक आपस में बातें कर रहे होते हैं कि एम्प्लॉयर्स हर वक्त अपने बॉस के बारे में पूछ रहे होते हैं। अब इन सब बातों को छुपाने से कोई मरा हुआ इंसान जिंदा थोड़ी ना हो जाएगा। मिस्टर पार्क वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि कौन मर गया है। फिर मिस्टर होंग सुबुक को बताते हैं कि ये हमारे बॉस के इंश्योरेंस इंचार्ज हैं। मिस्टर होंग उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि मेरे हाथ एक बहुत जरूरी चीज लगी है और मैं वही तुम्हें यहाँ पर दिखाने आया हूँ। और फिर मिस्टर होंग को न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है कि इसका एक्सीडेंट भी हमारी बॉस की तरह हुआ था, लेकिन फिर भी वो बच गई थी। 2007 में जब ऑस्ट्रेलिया में वो पैराग्लाइडिंग कर रही थी तो हवा के आने की वजह से वो हवा के साथ बह गई। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि वो बहुत बड़ा तूफान था। और फिर इसी तरह से उसकी सारी बातें बताने लगता है। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि ये इवा, क्या ये बचाए जाने से पहले कुछ दिनों के लिए गायब रही थी? तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि नहीं, ये गायब तो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी इस बात से हमें उम्मीद मिलती है कि इवा ने और हमारे चेयरमैन युन ने जो पैराग्लाइडर इस्तेमाल किया था वो बेस्ट पैराग्लाइडर मॉडल है, और इन दोनों ने सेम पैराग्लाइडर इस्तेमाल किया था, और ये पैराग्लाइडर किसी भी तूफान को झेल सकता है। और अगर ऐसा कहा जाए कि उनका पैराग्लाइडर किसी तूफान की वजह से फट गया है तो ये गलत होगा। हो सकता है कि चेयरवुमन कहीं पर लैंड कर गई हो और हमारा इंतजार कर रही हो, और हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। बिल्कुल नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि उनकी फैमिली ने भी हार मान ली है, तो फिर आखिर तुम कौन होते हो? हमने उन्हें बहुत ढूंढा है। तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि हमें उनके सर्चिंग का एरिया ज्यादा करना होगा। मिस्टर होंग कहते हैं कि चलो मान लिया कि वो कहीं लैंड हो गई होंगी, लेकिन अभी तक उन्होंने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कोरिया में तो कहीं भी फोन मिल सकता है ना? तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि क्या पता वहाँ पर मोबाइल ही ना हो। और मिस्टर पार्क क्यों ही उन्हें बातें बोली जाते हैं, और मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। फिर हमें सेरी को दिखाते हैं जो सभी टीम मेंबर से कह रही होती है, क्या तुम लोग आलू खाओगे? तो वो कहते हैं कि हाँ, तुम जाकर ले आओ। फिर सेरी देखती है कि उनके घर से आर्मी यूनिफॉर्म कोई चुरा कर भाग रहा होता है। सेरी उन्हें बताती है तो सभी उस चोर के पीछे भागने लगते हैं जो एक छोटा सा बच्चा होता है। भागते हुए उसके खाने का शॉपर भी गिर जाता है। पार्क वन उसे पकड़ लेता है तो वो कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो। प्यूचिसु कहता है कि तुम लोग चोरी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैप्टन के घर में चोरी करने की? फिर सेरी उसका शॉपर उठाते हुए उसे देती है और उससे पूछती है कि ये क्या है? तो वो कहने लगता है कि ये मैंने चुराया नहीं है, ये मेरा है, ये मुझे बाजार से मिला है। तो प्यूचिसु उसे छीनने वाला होता है तो वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा है और इसे मैं अपनी छोटी बहन को दूंगा, वो 3 दिन से भूखी है और अभी तो वो आंखें भी नहीं खोल रही। फिर हमें सेरी को दिखाते हैं जो कैप्टन ली के घर से कुछ सामान निकालकर शॉपर में डाल रही होती है। प्यूचिसु कहता है कि तुम तो ये सब ऐसे कर रही हो जैसे इस घर की मालकिन तुम हो, तो ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, तुम ये सारा खाना क्यों ले रही हो? और ये सारा खाना तुम उस भिखारी के लिए ले रही हो, वो भी हमारे कैप्टन ली के घर से। और तुम मुझे बताओ, क्या वो एक लौता भिखारी है इस देश में? तुम इन सब चीजों से दूर रहो। सेरी प्यूचिसु की एक भी नहीं सुनती और सामान शॉपर में डाल रही होती है।
सैरी सारा सामान लेकर घर से बाहर आती है। प्योचिसु कहता है कि तुम मेरी बातों को इग्नोर मत करो। फिर जब प्योचिसु बाहर आता है तो वहाँ पर कैप्टन ली भी आ चुके होते हैं। तो वो कहता है कि कैप्टन, मैंने इस लड़की को बहुत मना किया है, मैंने इसे कहा भी है कि ये इस भिखारी की बातों में मत आए। ये कहता है कि इसकी बहन भूखी है, ये सब झूठ बोल रहा है ताकि हम इस पर रहम करें। तो वो कहता है कि ये सब सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपनी बहन को खाना खिलाना चाहता हूँ ताकि वो मर ना जाए। प्योचिसु कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो। तो सैरी उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें दया नाम की चीज है भी या फिर नहीं। तो प्योचिसु कहता है कि तुम्हें पता ही कितना है जो तुम मुझे सिखा रही हो। तो कैप्टन ही सबसे कहते हैं कि अगर काम हो गया हो तो जाकर पंपिंग करो। पार्गवान और इंदोन वहाँ से चला जाता है। तो कैप्टन ही उस बच्चे से कहते हैं कि जाओ और जाकर मुंह हाथ धो लो, अगर गंदे हाथों से खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो जूमयोक उस बच्चे को लेकर चला जाता है। फिर कैप्टन ही सैरी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो, तुमने जो कुछ देना है उसे दे लो, फिर हमें निकलना भी है। फिर सैरी उस बच्चे के पास जाती है और उसे सारा सामान भी देती है और मैनपॉक भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर वो लड़का भागते हुए अपनी बहन के पास आता है, उसे उठाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, आने में थोड़ी सी देरी होगी, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा खाना लेकर आया हूँ। फिर सैरी ने जो कपड़ा दिया होता है वो अपनी बहन को ओढ़ता है और उसे खाना खिलाता है। फिर हमें सैरी, कैप्टन ली और उनके सभी टीम मेंबर्स को दिखाते हैं। सैरी कहती है कि तुम सब आ गए हो ना, तो फिर आज मैं तुम सबको अपनी तरफ से अवार्ड दूंगी। तो प्योचिसु कहता है कि तुम हमें अवार्ड दोगी, तुम कोई जनरल हो क्या, तुम हो कौन जो तुम हमें अवार्ड दोगी। तो सैरी प्योचिसु की बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि नंबर 1 अवार्ड। सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सैरी कहती है कि सबसे पहला अवार्ड जाता है इंदोन को और वो है काइंडनेस अवार्ड। तो मैं ये सर्टिफिकेट इंदोन के नाम करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेवियर किया, और फिर तुम अपना प्राइस भी चुन सकते हो। तो इंदोन कहता है कि प्राइस भी है। तो सैरी कहती है कि प्राइस के बिना सर्टिफिकेट कैसा देना, तो तुम अपना प्राइस हमारे मुल्क एक होने के बाद भी ले सकते हो या फिर अभी भी ले सकते हो। तो मुल्क एक होने के बाद तुम्हारा प्राइस है पूरे 100 मिलियन वॉन। हमारे मुल्क एक होने के बाद तुम ये सर्टिफिकेट मेरे पास लेकर आना, मैं तुम्हें पूरे 100 मिलियन वॉन दूंगी। और अगर तुम अपना प्राइस अभी लेना चाहते हो तो वो तुम्हें मिलेगा 8 किलो कॉर्न। जूमयोक कहता है कि तुम भुट्टा ही लेना। तो इंदोन कहता है कि मैं तो लूंगा 8 किलो भुट्टा। सैरी कहती है कि ठीक है, तुम्हें पैसों से ज्यादा तो भुट्टा पसंद है, तो ये लो अपना सर्टिफिकेट और पीछे स्टोर हाउस से जाकर अपना इनाम ले लो। तो कैप्टन ही सैरी को देखने लगते हैं। तो प्योचिसु कहता है कि मुझे पता था कि ये ऐसा ही करेगी, वो सामान इसका नहीं है। कैप्टन, आप इसको देख रहे हैं ना, इसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। फिर सैरी कहती है कि हमारा दूसरा अवार्ड जाता है जूमयोक को, क्योंकि आपने दिखाया है कोरियन सीरियल्स को अपना बहुत सारा प्यार। तो तुम चूज कर सकते हो हमारे मुल्क एक हो जाने के बाद जुई जीवो के साथ एक लंच, और अगर तुम्हें अभी प्राइस चाहिए तो वो तुम्हें टीवी मिलेगा। तो कैप्टन ही कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो। तो सैरी कहती है कि तुम चिंता मत करो। तो जूमयोक कहता है कि मैं जुई जीवो के साथ लंच करना चाहूंगा। तो सैरी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि चिंता मत करो। जूमयोक कहता है कि तुम अपना वादा जरूर पूरा करना। तो सैरी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं जरूर करूंगी। सैरी कहती है कि थर्ड विनर को मिलेगा अब बहुत ही खास सर्टिफिकेट, और फिर पागवान का नाम लेती है। फिर कहती है कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा सर्टिफिकेट देना चाहूंगी क्योंकि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा हैंडसम हो। और फिर ये सुनकर तो कैप्टन ली का मुंह बन जाता है। प्योचिसु कहता है कि तुम मुझे बताओ इस सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया क्या है। तो सैरी कहती है कि तुम किसी भी क्राइटेरिया से हैंडसम नहीं हो। तो प्योचिसु कहता है कि आप देख रहे हो ना, ये तो कुछ भी बोले जा रही है। फिर सैरी इनाम के लिए कहती है कि अगर तुम चाहो तो दोबारा मिलने पर मिस कोरिया के साथ तुम डेट पर जा सकते हो, या फिर तुम मुझे अभी एक गुड बाय हक दे सकते हो। तो पार्गवान कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे ये दोनों ही नहीं चाहिए। तो सैरी कहती है कि कितने नखरे हैं तुम्हारे, साउथ हो या नॉर्थ, दोनों ही जगह पर हैंडसम लड़कों के बहुत नखरे हैं। फिर पार्गवान को सर्टिफिकेट देने के बाद सैरी कहती है कि फिर यहीं पर हमारी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। तो प्योचिसु चिल्लाता है। तो सैरी कहती है कि क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए। और फिर कैप्टन ये सैरी के लिए जो सामान लाए होते हैं वो प्योचिसु को देती है और कहती है कि ये सब मैंने इस्तेमाल नहीं किया तो तुम इन्हें यूज कर सकते हो। प्योचिसु देखता है तो कहता है कि शैम्पू और कंडीशनर ये सब क्या है। तो सैरी कहती है कि ये बाल धोने के लिए होता है। और फिर प्योचिसु बॉडी वॉश निकालता है और कैप्टन से कहता है कि कैप्टन, क्या आपने ये सब कुछ इसको लाकर दिया। कैप्टन ही कहते हैं कि इसने कहा था कि ये सब कुछ जरूरी है तो इसलिए मैं लेकर आ गया। प्योचिसु कहता है कि शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश ये सब कुछ बाल धोने के लिए कैसे जरूरी है। कैप्टन ही कहते हैं कि बॉडी वॉश बाल साफ करने के लिए नहीं होता। तो सैरी कहती है कि बिल्कुल, इसे बस बॉडी पर यूज करते हैं। सैरी कहती है कि फिर इसी के साथ हम ये सर्टिफिकेट देने की अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करते हैं। तो
तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैप्टन री शेरी को मुंह बनाकर देखने लगते हैं। तो शेरी कहती है कि क्या हुआ। तो कैप्टन री उठते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं और बाहर चले जाते हैं। तो शेरी हंसने लगती है। फिर वो कैप्टन री को लेकर बाहर जाती है। कैप्टन री कहते हैं कि मुझे छोड़ो, तुम ये कहाँ लेकर आ रही हो। तो शेरी कहती है कि ये देखो, ये है स्पेशल थैंक्स गिफ्ट। शेरी कैप्टन री को एक पौधा देती है और कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक आदमी आया था जो हर छोटी बड़ी चीज बेच रहा था। तो कैप्टन री कहते हैं कि अच्छा, फेरी वाला। तो शेरी कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, फेरी वाला। कुछ देर पहले यहाँ पर फेरी वाला आया था। उसके पास कुछ चीजें खास तो नहीं थी, लेकिन मुझे ये टमाटर का पौधा अच्छा लगा था। वैसे भी ये जगह खाली थी और मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने आधा बोरी आलू दे दिए। कैप्टन री कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तो शेरी कहती है कि नुकसान मुझे लगा ही था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है ना, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो नुकसान से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन री कहते हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझे मेरे ही आलू देकर शुक्रिया क्यों कहना चाहती हो। शेरी कहती है कि तुम्हें पता है, जब तुम बाद में ये टमाटर खाओगे तो तब तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहोगे। तुम मुझे शुक्रिया तो कहना चाहोगे, लेकिन तब मैं यहाँ पर नहीं होंगी। कैप्टन री कहते हैं कि पहली बात, मुझे टमाटर पसंद नहीं है, और दूसरी, ना ही मुझे शौक है और ना ही मुझे पौधा पालना आता है। तो शेरी कहती है कि तुम ऐसा समझो कि ये कोई अच्छा सा पेट है और फिर तुम इसे प्यार से पालो। तुम्हें नहीं पता कि जब पौधे अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो उनमें अच्छे फल आते हैं, और जब पौधे बुरी बातें सुनते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। मैंने ये सब न्यूज़पेपर में पढ़ा था। कैप्टन ही कहते हैं कि बकवास मत करो। तो शेरी कहती है कि ठीक है, फिर तुम इसे रोज पानी देना और इसे अच्छी अच्छी बातें करना। मैनपोक भी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि बुरी बातें सुनकर पौधे मुरझा जाते हैं। फिर उसे चूचूल गैंग की कॉल आती है। तो वो कहता है कि कैप्टन री की जो मंगेतर है, उसकी बातें सुन के तो लगता है कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, और मुझे उसके बिहेवियर से भी कुछ गलत नहीं लगता है, लेकिन हाँ, वो आज रात प्योंगयांग जा रही है। फिर उन दोनों जोमयों, प्योचेसो और पार्कवान बैठे होते हैं। जोमयो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतना सब कुछ होने के बाद अब वो जा रही है। प्योचेसो कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। उन दोनों कहता है कि मुझे तो सच में बहुत दुख हो रहा है। प्योचेसो कहता है कि क्यों, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है भाई, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे सपने में ना आए। पार्कवान कहता है कि जो भी हो, सभी चीजों में उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो तीनों उसे घूरने लगते हैं। पार्कवान कहता है कि शायद वो अब तक निकल चुकी होगी। फिर कैप्टन री को दिखाते हैं जो शेरी को लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में शेरी कैप्टन री को उनका रुमाल वापस करती है और कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया, और ये सब मैं दिल से कह रही हूँ। तो अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो कैप्टन री कहते हैं कि हाँ शायद। शेरी कहती है कि मैं अफ्रीका जा सकती हूँ, अंटार्कटिका जा सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। तुम ऐसी जगह क्यों रहते हो। तो कैप्टन ही कहते हैं कि जहाँ तुम जा रही हो तुम वहाँ क्यों रहती हो। और फिर वो लोग बोट के पास पहुँच जाते हैं। बोटमैन बाहर आता है और कहता है क्या तुम लोग फोन कार्ड लेकर आए हो। कैप्टन ही उसे कार्ड देते हैं। तो वो कहता है क्या यही है वो लड़की, ये अकेली जाएगी। कैप्टन ही शेरी की तरफ देखते हैं तो थोड़ा सा डरी हुई भी होती है। तो कैप्टन ही कहते हैं कि नहीं, मैं इसके साथ जाऊंगा और इसे छोड़कर मैं वापस आऊंगा। तो बोटमैन कहता है कि फिर एक फोन कार्ड से काम नहीं चलेगा। तो कैप्टन री उसे दूसरा कार्ड देते हैं और कहते हैं कि जल्दी चलो, वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेगा। फिर उन दोनों को बोट में दिखाते हैं। शेरी कहती है कि वैसे तो कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सालों बाद जा रही हूँ। कैप्टन री कहते हैं कि तुम्हारे घर वालों को भी ऐसा ही लग रहा होगा, उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं पता और उन्हें भी ये साल ही लग रहे होंगे। शेरी कहती है कि पता नहीं, या शायद नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे जिंदा देखने के बाद वो लोग खुश होंगे या फिर अफसरदा। कैप्टन री बस शेरी को देख रहे होते हैं। तो वो कहती है कि पता नहीं मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कैप्टन री कहते हैं कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तुम फोरेलिस बजा लेती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पियानो बजाना आता है, तो तुम अब कभी मत कहना कि मुझे पियानो बजाना आता है। तो शेरी कहती है कि क्योंकि अब हम कभी नहीं मिलेंगे तो मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा नाम युनसेरी है। तो कैप्टन री भी उसे अपना नाम बताते हैं। और अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर आर्मी आ जाती है और कहती है कि अपनी बोट को रोक दो। तो बोटमैन उन दोनों से कहता है कि तुम चुप जाओ, मैं ये सब संभाल लूंगा। फिर बोटमैन शेरी और कैप्टन री को बोट के अंदर छुपाते हुए उसके ऊपर ढक्कन देकर ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सी कंट्रोल से कोई ऑर्डर नहीं आया। बोटमैन कहता है कि सर मुझे तो कोई भी ऑर्डर नहीं आया, और आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो ऑफिसर कहता है कि आजकल लोग अपने देश से भाग रहे हैं, तो इसलिए देखना पड़ेगा। तो बोटमैन कहता है कि ऐसा कौन करेगा सर, अगर ऐसी बात है तो मैं बोट घुमा लेता हूँ। तो वह ऑफिसर ढक्कन के ऊपर मारते हुए कहता है कि इसके अंदर क्या है। बोटमैन कहता है कि क्यों सर,
आपको इसके अंदर क्यों देखना है? तो ऑफिसर कहते हैं कि मुझे देखना है कि तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो या फिर नहीं। तो बोटमैन ऑफिसर को एक कार्ड देते हुए कहता है कि सर, शायद लगता है आप यहाँ पर नए आए हैं, लेकिन आपसे पहले जो ऑफिसर थे मैं उनके काफी करीब था। तो ऑफिसर कहते हैं कि जिस चीफ के तुम काफी ज्यादा करीब थे ना, उसे रिश्वत लेने की वजह से निकाल दिया गया है, तो अब तुम खोलो इसे। फिर सेरी कैप्टन ली से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। कैप्टन ली खामोश होते हैं। तो सेरी कहती है कि तुम चुप क्यों हो? तुम एक आर्मी ऑफिसर हो तो तुम्हें पता होगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं। अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए। कैप्टन ली कहते हैं कि साउथ कोरियन सीरियल्स में। तो सेरी कहती है कि क्या तुम सीरियल्स की बात कर रहे हो? कैप्टन ली कहते हैं कि जब दो लोग भाग रहे होते हैं तो वो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो सेरी कहती है कि कौन सी ट्रिक? तो कैप्टन ली कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, सभी इसी ट्रिक का तो इस्तेमाल करते हैं। तो सेरी जल्दी जल्दी कहने लगती है कि कौन सी ट्रिक बताओ मुझे, तुम कौन सी ट्रिक की बात कर रहे हो? कैप्टन ली कहते हैं कि जब मैंने पहली बार सुना था तो मैंने कहा क्या बेवकूफी है, लेकिन अब मुझे ये सच में सही लग रही है जब मैं खुद ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। तो सेरी कहती है कि अपना मुंह बंद करो और मुझे चुपचाप बताओ कि वो कौन सा रास्ता है। फिर उन्हें ऑफिसर की आवाज आने लगती है जो कह रहा होता है कि तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो, इसे जल्दी खोलो। कैप्टन ली कहते हैं कि देखो मैं कुछ करने वाला हूँ तो तुम गुस्सा मत करना और अब तुम मेरी तरफ देखो। जैसे ही वो लोग ऊपर से कवर को हटाते हैं तो कैप्टन ली सेरी को किस करने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब मैनपॉक चूचूल गैंग को बता रहा होता है कि सेरी आज प्योंगयांग जाने वाली है, और जब वो कॉल बंद करने वाला होता है तो उसे कैप्टन ली की आवाज आती है। तो वो चूचूल गैंग से कहता है कि 1 मिनट, लगता है कैप्टन कोई बात कर रहे हैं। कैप्टन ली कहते हैं कि सूरज की किरण, फूल की जड़ी और आंसुओं की बूंदें, रुई सा बादल, कैलिको कैट, मैनपॉक ये सब बातें लिख रहा होता है। चूचूल गैंग कहता है कि मुझे बताओ वो क्या कह रहा है। तो मैनपॉक कहता है कि पता नहीं, शायद ये कोई सीक्रेट कोड है। कैप्टन ली कहते हैं कि पतंग, या फिर नहीं, मैं पतंग ले जाऊंगा। और ये सब बातें कैप्टन ली पौधे के पास बैठकर पौधे से कर रहे होते हैं। कैप्टन ली कहते हैं कि गुलाब, ठंडी हवा या पहली बर्फ या फिर पियानो, और फिर यूं ही पौधे के पास बैठे रहते हैं। और फिर यहीं पर हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।